हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ शिल्प अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, माइग्रेटरी वर्ड्स। सबसे पहले माइग्रेटरी वर्ड्स होते क्या हैं? माइग्रेटरी वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मूव करते हैं, अक्सर बिना ट्रांसलेशन के। इन्हें लोन वर्ड्स भी कहते हैं, जो लैंग्वेजेस के बीच कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड, कॉलोनाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मूव करते हैं। इन वर्ड्स को नए लैंग्वेजेस में डायरेक्टली बोरो किया जाता है और कभी-कभी थोड़ा फोनेटिक्स या ग्रामर के हिसाब से चेंज कर देते हैं इन्हें। जैसे इंग्लिश में काफी सारे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। जैसे कैफे एक फ्रेंच वर्ड है, सुशी जापानीज है, पियानो इटालियन है। वैसे ही इंडिया की भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कंप्यूटर, होटल और बिजनेस बिना किसी ट्रांसलेशन के यूज किए जाते हैं। ये हमारी डेली कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन जाते हैं जैसे जैसे ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं। माइग्रेटरी वर्ड्स ये दिखाते हैं कि लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व होती हैं और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के साथ अडेप्ट करती रहती है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा डाइवर्स और रिच हो जाती है। ये वर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि कैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे लैंग्वेजेस अपने आप इवॉल्व करती हैं दूसरी कल्चर्स के इंटरेक्शन से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वर्ड्स, कि हम कौन कौन से माइग्रेटरी वर्ड्स को आज स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि वो वर्ड क्या है, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है उसकी, कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका, उसका मीनिंग क्या है और फिर उसे कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। The first word that we have is ad absurdum. Ad absurdum क्या है? एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन से आया हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है टू द पॉइंट ऑफ एब्सर्डिटी। मतलब जब कोई बात इतनी बार रिपीट हो जाती है कि वो रिडिकुलस लगने लगती है। जैसे द पॉलिटिशियन टायरसमली रिपीटेड हिज आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशंस एड एब्सर्डम। ठीक है, ये बता रहा है कि पॉलिटिशियन ने अपना आर्ग्यूमेंट इतनी बार रिपीट किया कि वो एब्सर्ड हो गया, वो इलॉजिकल साउंड कर रहा है। ठीक है, तो एड एब्सर्डम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इतनी बार रिपीट करना कि वो एब्सर्ड लगने लगे। सेकेंड वर्ड इज एड इंफिनिटम। एड इंफिनिटम नेक्स्ट वर्ड हमारा, इसका मतलब होता है फॉरएवर या टू इंफिनिटी। ये भी एक लैटिन वर्ड है। ये तब यूज होता है जब कोई चीज बिल्कुल रुकती नहीं है। जैसे द टीवी सीरियल सीम टू कंटिन्यू डे आफ्टर डे एड इन्फिनिटम, कि मतलब टीवी सीरियल इतना लंबा चल रहा था कि लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो इन्फिनिटी तक चल रही है या जो कंटिन्यू करे ही जा रही है, उसके लिए यूज किया जाता है एड इन्फिनिटम। थर्ड वर्ड इज एड नॉजियम। एड नॉजियम एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू अ सिकनिंग डिग्री। ठीक है, टू अ सिकनिंग डिग्री का मतलब है कि कोई चीज इतनी बार रिपीट हो रही है कि वो आपको नॉजियस बना देता है। ओके, जैसे द थीफ अटर्ड लाइज वन आफ्टर अनदर एड नॉजियम, कि जो चोर था उसने इतनी ज्यादा बार झूठ बोला कि सुनते सुनते सबको घबराहट होने लगी, सबको नॉजियस फील होने लगा। तो एड नॉजियम ये काफी सिमिलर है एड एब्सर्डम से। एड एब्सर्डम में रिपीट करते करते जो बात थी वो एब्सर्ड लग रही थी। एड नॉजियम में कोई चीज को इतनी बार रिपीट किया गया है कि नाउ इट फील्स सिकनिंग। ठीक है, कि वो आपको नॉजियस फील करा रही है। फोर्थ वर्ड इज एनस मिराबिलिस। एनस मिराबिलिस एक लैटिन वर्ड है। अगर कोई साल बहुत अच्छा हो तो हम उसे एनस मिराबिलिस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है वंडरफुल ईयर। This year is considered the annus mirabilis for India as the GDP touched 8.4%। ठीक है, मतलब ये साल इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा और मेमोरेबल साल रहा। तो जब कोई साल बहुत अच्छा जाता है तो हम बोलते हैं एनस मिराबिलिस। फिफ्थ वर्ड इज अप्रायरी। अप्रायरी नेक्स्ट टर्म है अप्रायरी। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन थ्योरी रेदर देन ऑब्जर्वेशन। ये तब यूज होता है जब कोई चीज बिना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बस थ्योरी के बेस पर डिसाइड की जाती है। जैसे द क्रिमिनल लॉयर डिड्यूस्ड अ प्रायरी दैट हिज क्लाइंट वाज इनोसेंट। ये कहता है कि लॉयर ने थ्योरी के बेसिस पे डिसाइड किया था कि उसका जो क्लाइंट है
वो तो इनोसेंट है, ठीक है, कोई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है, बस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी उसको लगा कि उसका क्लाइंट जो है वो इनोसेंट है और उसने मान लिया, ठीक है। तो अप्रायरी इज अ लैटिन टर्म और इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन थ्योरी। सिक्स्थ वर्ड इज अकॉरेंट। अकॉरेंट एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है अप टू डेट। ओके, तो आप अकॉरेंट हैं, ठीक है, आप अगर आप अपडेटेड है ट्रेंड या न्यूज के बारे में आपको नॉलेज रहती है तो आपको बोला जाएगा कि आप अकॉरेंट है। इसका मतलब है अप टू डेट, जैसे इंडियन डिजाइनर्स मस्ट कीप अकॉरेंट विद पेरिजियन डिजाइनर्स। ओके, मतलब इंडियन डिजाइनर्स को पेरिस के फैशन ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना जरूरी है। ओके, तो अकॉरेंट बेसिकली मीन्स अप टू डेट। सेवेंथ वर्ड इज बिट नोआर। बिट नोआर एक फ्रेंच टर्म है। अगर आपको कोई चीज या इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट करता है तो उसे हम बिट नोआर कहते हैं। जैसे द ऑथर सलमान रुश्दी इज द बिट नोआर ऑफ द ईरानियन गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि रुश्दी को ईरानियन गवर्नमेंट बहुत डिसलाइक करती है। रुश्दी क्या करता है, उन्हें बहुत इरिटेट करता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है रुश्दी। ओके, तो बिट नोआर is basically used for someone who is very much disliked or is not very popular in the positive terms. Okay, कि उसको लोग पसंद नहीं करते इतना, तो वो बेट नोआर है। एट्थ वर्ड इज बोनाफाइड। बोनाफाइड इज अ लैटिन टर्म। बोनाफाइड का मतलब है जेन्युइन या इन गुड फेथ। मतलब जब कोई ऐसी चीज असली हो, जब कोई चीज असली हो बिना किसी बैड इंटेंशन के, तो उसे बोनाफाइड कहते हैं। जैसे it is very difficult to judge the difference between fake and bona fide certificates these days. मतलब आजकल असली और नकली सर्टिफिकेट्स के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल है। तो बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, ट्रू, या फिर गुड इन गुड फेथ विदाउट एनी बैड इंटेंशन, उसको बोनाफाइड कहते हैं। बॉन विवियन। बॉन विवॉन एक फ्रेंच टर्म है। बॉन विवॉन का मतलब है अ पर्सन हु लिव्स luxuriously and enjoys good food and drink. ये यूजुअली उन लोगों के लिए यूज होता है जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, खासकर जब बात फूड और ड्रिंक्स की होती है। जैसे रजत इज क्वाइट बॉर्न विवॉन डिस्पाइट हिज पुअर हेल्थ। मतलब कि रजत अपनी लाइफ को एंजॉय करता है चाहे उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बॉर्न विवॉन इज अ फ्रेंच टर्म used for a person who lives life very luxuriously and who is very, uh, वेरी मच इंटरेस्टेड इन गुड फूड एंड ड्रिंक्स, जिसको बहुत शौक है फूड और ड्रिंक का, और जो लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करके जीता है, उसके लिए यूज किया जाता है बॉन विवॉन। कार्ट ब्लांश। कार्ट ब्लांश एक फ्रेंच टर्म है। अगर आप किसी को पूरी आजादी देना चाहते हो अपने काम करने के लिए तो आप उसे कार्ट ब्लांश दे सकते हैं, ठीक है। तो कार्ट ब्लांश का बेसिकली मतलब क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू एक्ट ऑन वंस ओन। जब आप किसी को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दे रहे हो, पूरी पावर दे रहे हो कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, तो दैट मीन्स उसे क्या मिल रहा है, कार्ट ब्लांच, ठीक है। जैसे रॉबर्ट गेव कार्ट ब्लांच टू हिज सन टू कंडक्ट बिजनेस व्हेन ही टर्न 21। रॉबर्ट ने अपने बेटे को बिजनेस चलाने की पूरी फ्रीडम दे दी थी जब वो 21 ईयर्स का हो गया था। तो कार्ट ब्लांच इज बेसिकली द अनरिस्ट्रिक्टेड पावर that someone can do anything on their own without any help or without any supervision. So unrestricted power is basically carte blanche. Next word is caveat emptor. Caveat emptor एक Latin phrase है जिसका मतलब होता है let the buyer beware. इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपको अपनी तरफ से सब कुछ चेक करना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर कुछ गलत होता है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है तो उसके लिए सेलर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। जैसे knowing well the principle of caveat emptor, नवीन checked the shirt for defects before buying it. ये बताता है कि नवीन ने शर्ट को ध्यान से चेक किया क्योंकि उसे पता था कि बायर को खुद अपने डिसीजंस के लिए केयरफुल रहना पड़ता है।
इस प्रिंसिपल का यूज ज्यादातर प्रॉपर्टी डील्स या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के ट्रांजैक्शन में होता है, जहां बायर को अपनी तरफ से सब कुछ थॉरली वेरीफाई करना होता है। तो कैविड एम्प्टर इज बेसिकली अ टर्म, अ फ्रेज यूज्ड टू टेल दैट द बायर शुड बी बिवेयर व्हेन बाइंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी खरीदने से पहले द बायर शुड चेक एवरीथिंग कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, अदरवाइज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की ही होगी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमिल फॉर एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जो कहता है कि एज इट शुड बी या फिर फिटिंग। मतलब जो भी चीज बिल्कुल सही और अप्रोप्रिएट है उसे कॉमिल फॉर कहते हैं। जब कोई सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक फिट होता है तो उसको हम कॉमिल कह सकते हैं। जैसे द पियानिस्ट रिपोर्टर वॉज ट्रूली कॉमिल फॉर द ओकेजन। इसका मतलब ये है कि पियानिस्ट ने जो गाना परफॉर्म किया वो उस ओकेजन के लिए बिल्कुल सही था, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल फिटिंग था। ये फ्रेज काफी रिफाइंड सिचुएशंस या एटिकेट एटिकेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे किसी फॉर्मल डिनर या फिर कोई हाई सोसाइटी इवेंट में किसी के बिहेवियर या ड्रेसिंग सेंस की बात करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमिल फॉर। 13th term or phrase that we have is coup de grace. coup de grace एक फ्रेंच फ्रेज है जो फिनिशिंग ब्लो यानी अंतिम प्रहार का मतलब रखता है। तो बेसिकली फिनिशिंग ब्लो का मतलब होता है जो लास्ट ब्लो है, जो लास्ट आपका प्रहार है। ठीक है, हिंदी में उसको प्रहार कहते हैं। तो जो किसी भी सिचुएशन या कंपटीशन में किसी की जीत या हार को फाइनलाइज करता है, वो ब्लो जो है coup de grace उसको कहते हैं। ठीक है, इसका लिटरल मतलब होता है स्ट्रोक ऑफ मर्सी। जैसे किसी इंजर्ड एनिमल की सफरिंग खत्म करने के लिए एक लास्ट ब्लो। जैसे आफ्टर विनिंग द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप द coup de grace came when Raj won the Commonwealth title। मतलब राज ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद कॉमनवेल्थ टाइटल भी जीतकर अपने विनिंग स्ट्रोक को एक परफेक्ट कंक्लूजन दिया। तो एक विनिंग स्ट्रोक, स्ट्रोक ऑफ मर्सी, फिनिशिंग ब्लो, ये सारे वर्ड्स बेसिकली मीन करते हैं coup de grace। ओके, तो ये फ्रेज ज्यादातर मेटाफोरिकल सेंस में यूज होता है किसी अचीवमेंट को या क्लाइमेक्स को या फिर अल्टीमेट विक्ट्री को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज डोल्शे वीटा। डोल्शे वीटा एक इटालियन फ्रेज है जो के मतलब जिसका मतलब होता है स्वीट लाइफ। ठीक है, स्वीट लाइफ, अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लग्जरी। एक ऐसी लाइफ जो कि प्लेजर से भरी है, लग्जरी और रिलैक्सेशन से भरी हो। जैसे किसी का लाइफ का ऐसा मोमेंट जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और इंडल्जेंट हो, उसे हम डोल्शे वीटा कहते हैं। जैसे माई ट्रिप टू गोवा लास्ट ईयर वॉज अ फोर्टनाइट ऑफ डोल्शे वीटा। इसका मतलब है कि गोवा ट्रिप मेरे लिए एक बहुत ही रिलैक्स्ड और लग्जूरियस एक्सपीरियंस था, जहां मैंने बिल्कुल केयर फ्री लाइफ एंजॉय की। डोल्शे वीटा का कॉन्सेप्ट इटली के कल्चर से इंस्पायर्ड है, जहां लोगों का फोकस वर्क लाइफ बैलेंस और लाइफ के प्लेजर्स पर होता है। तो डोल्शे वीटा इज बेसिकली used to describe a sweet life, a life full of pleasure and luxury. 15th word is doppelganger. डॉपलगैंगर तो आपने सुना ही होगा, ऑल्दो इट इज अ जर्मन टर्म, बट ये हम काफी यूज करते हैं अपने कॉन्वर्जेशंस में भी, जब भी हमें कोई डबल किसी के डबल के बारे में बात करनी होती है, डुप्लीकेट के बारे में बात करनी होती है। तो डॉपलगैंगर एक जर्मन टर्म है जो कहता है कि जिसका मतलब बेसिकली होता है अ घोस्टली डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन। यानी एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल डुप्लीकेट है किसी और इंसान का, जो बिल्कुल किसी और इंसान के जैसे दिखता है, उसे डॉपलगैंगर कहते हैं। ये वर्ड हॉरर और मिस्ट्री मूवीज में काफी पॉपुलर है, जहां आपका लुक अलाइक आपके बदले कुछ और मिस्चीवियस या सिनिस्टर काम कर सकता है। तो ये मूवीज में बहुत देखने को मिलता है कि लोगों के ट्विन्स हैं या लुक अलाइक्स हैं, डॉपलगैंगर्स हैं। तो यहाँ पर इसको यूज कैसे किया जाएगा सेंटेंस में?
द सीबीआई यूजेस डॉपलगैंगर्स इन देयर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस। इसका मतलब है कि सीबीआई अपने सीक्रेट मिशंस के लिए कुछ ऐसे एजेंट्स का यूज करती है जो कि किसी और के डॉपलगैंगर्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, सीक्रेट मिशंस में किसी और के डॉपलगैंगर का यूज करो, लुकलाइक्स का यूज करो, ताकि आप जो है किसी को ट्रिक कर सको। ओके, तो डॉपलगैंगर्स की तरह दिखते हैं वो लोग, और जिससे क्या होगा कि वो लोगों को कंफ्यूज कर सके। ओके, तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग डॉपलगैंगर्स आपके सबकॉन्शियस फियर का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ओके, तो डॉपलगैंगर जो है लिविंग पर्सन, किसी का अगर कोई लिविंग पर्सन है उसका बिल्कुल डुप्लीकेट कोई होता है तो उसको हम डॉपलगैंगर बोलते हैं ज्यादातर रियल लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फैंट टेरेबल। इन्फैंट टेरेबल एक फ्रेंच टर्म है जो कि एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जो अपने बोल्ड, शॉकिंग या रिबेलियस बिहेवियर से सबको सरप्राइज कर दे। ये यूजुअली उन लोगों के लिए यूज होता है जो सोशल नॉर्म्स को तोड़ते हैं या ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हरकतें करते हैं जो कन्वेंशनल बाउंड्रीज से परे हैं। जैसे माई नेफ्यू इज द इन्फैंट टेरेबल ऑफ द फैमिली, मतलब मेरा भतीजा या भांजा फैमिली में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और आउटरेजियस है। ये फ्रेज काफी बार आर्टिस्ट, राइटर्स या पॉलिटिशियंस के लिए यूज होता है जो अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज या बिहेवियर के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं, और जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं या उनको इस चीज में मजा आता है। तो अ पर्सन हु इज वेरी रिबेलियस या आउटरेजियस, उसके लिए यूज किया जाता है फ्रेंच टर्म इन्फैंट टेरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है रिट्रोएक्टिवली। यहाँ किसी रूल या लॉ को पहले से घटित इवेंट्स पर अप्लाई करना बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाता है। ये कंसेप्ट लीगल कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि किसी व्यक्ति को ऐसे क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो उस क्राइम के कमिट होने के बाद इलीगल डिक्लेयर किया गया हो। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करती कि किसी व्यक्ति को नए बनाए गए कानून के तहत उनके पुराने एक्शंस के लिए पनिशमेंट दी जाए। इसका यूज लेजिस्लेटिव डिस्कशंस में होता है जहां लॉ मेकर्स इंश्योर करते हैं कि नए लॉज फेयर हैं और पिछले एक्शंस को रिट्रोएक्टिवली अफेक्ट ना करें। तो बेसिकली अगर आपने 2 साल पहले कोई चोरी की थी और आज जाके उस चोरी को इलीगल या फिर क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया और उसके लिए पनिशमेंट जो है वो सुनाई गई है, तो आपके ऊपर वो पनिशमेंट नहीं लगेगी, बिकॉज आपने वो क्राइम कब किया था जब उसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं था। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब यही होता है कि आपके पुराने एक्शंस के लिए आपको नए लॉज के अंडर पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज फेट अकॉम्पली। फेट अकॉम्पली एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट, यानी कुछ ऐसा जो हो चुका है और अब उसे बदला नहीं जा सकता। इस फ्रेज का यूज तब होता है जब किसी डिसीजन या एक्शन को ले लिया गया हो और अब उस पर अपोजिशन या डिबेट का कोई मतलब नहीं है। जैसे द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन इज अ फेट अकॉम्पली, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना बेकार है। ये फ्रेज काफी पॉलिटिकल और लीगल कंटेक्स्ट में देखा जाता है जहां डिसीजंस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। फेट अकॉम्पली मतलब एक ऐसा फैक्ट जो ऑलरेडी अकम्प्लिश हो चुका है, जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। 19th वर्ड इज फोपा। इसको फोपा प्रोनाउंस किया जाता है, नॉट फोक्स पास। ओके, फोपा एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका लिटरल मतलब है फॉल्स स्टॉप, फॉल्स स्टेप, सॉरी, फॉल्स स्टेप या फिर सोशल ब्लंडर या ऐसी मिस्टेक जो आप अनइंटेंशनली कर जाते हैं, जैसे किसी कल्चरल या सोशल नॉर्म को तोड़ना। जैसे he unwittingly committed a faux pas by wearing shoes in the temple। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने टेम्पल में शूज पहनकर एक सोशल गलती कर दी जो वहां के नॉर्म्स के खिलाफ थी। ये टर्म सोशल सिचुएशंस में एटिकेट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है और अक्सर पार्टीज, डिनर्स और फॉर्मल गैदरिंग्स में सुनने को मिलता है।
तो फोपा इज अ सोशल ब्लंडर। अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो सोशल कंटेक्स्ट में रॉन्ग मानी जाती है, अगर आप कोई सोशल नॉर्म तोड़ रहे हो, तो दैट मीन्स यू कमिटेड अ फोपा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेग्रांते डेलिक्टो। फ्लेग्रांते डेलिक्टो एक लैटिन टर्म है जो कहता है इन द वेरी फैक्ट ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, यानी किसी को उसी वक्त पकड़ना जब वो क्राइम कर रहा हो। ये फ्रेज तब यूज होता है जब कोई व्यक्ति रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। जैसे द थीफ वॉज कॉट फ्लेग्रांते डेलिक्टो बाय द अलर्ट कांस्टेबल, मतलब चोर को क्राइम करते वक्त ही कांस्टेबल ने पकड़ लिया। ये टर्म क्रिमिनल लॉ और पुलिस रिपोर्ट्स में काफी कॉमन है। जब किसी क्राइम को डायरेक्टली प्रूव करना होता है तो फ्लेग्रांतो डेलिक्टो का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको रेड हैंडेड पकड़ा गया है। ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट एक रशियन टर्म है जिसका मतलब है ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन, यानी बिल्कुल खुलकर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी बातें रखना। ये टर्म सोवियत यूनियन के लास्ट फेज में बहुत पॉपुलर थी, जब मिखाइल गॉर्बाचेव ने अपने रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, जिससे सेंसरशिप कम हुई थी और मीडिया और पब्लिक को ज्यादा फ्रीडम मिली थी। ठीक है, तो जैसे द स्पिरिट ऑफ ग्लासनोस्ट pervaded द कंट्री आफ्टर द डिक्टेटर वाज रिमूव्ड। इसका मतलब है कि डिक्टेटर को हटाने के बाद लोगों ने अपनी बात खुलकर कहनी शुरू की। ग्लासनोस्ट का यूज पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में होता है, जहां ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को इनकरेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज होइपोलोई। होइपोलोई एक ग्रीक फ्रेज है जिसका लिटरल मतलब है द मैनी। ठीक है, पर इसका यूज आम लोगों या कॉमन मासेस को रेफर करने के लिए होता है। जैसे द होइपोलोई रॉब्ड द होइपोलोई रब्ड शोल्डर्स विद द प्रिंसेस एट द फेयर, मतलब मेले में आम लोगों और राजघराने के लोग एक ही जगह साथ रहे। ठीक है, ये टर्म एलीट और कॉमन लोगों के बीच के कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यूज होता है, और कभी कभी थोड़ी डेरोगेटरी सेंस में भी ले जा सकते हैं इसको, कि जब किसी इलीट ग्रुप को कॉमनर से कंपेयर किया जाता है तो होई पोलोई का यूज करते हैं। तो बेसिकली एक होता है इलीट और एक होता है होई पोलोई। तो होई पोलोई क्या है? होई पोलोई बेसिकली इज द कॉमन मासेस। ओके, कॉमन पीपल को रेफर करते हैं होई पोलोई से। नेक्स्ट वर्ड इज इन लोको पेरेंटिस। इन लोको पेरेंटिस एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ अ पेरेंट, यानी जब कोई अथॉरिटी फिगर किसी बच्चे के लिए माँ बाप की तरह जिम्मेदारी लेता है तो उसे इन लोको पेरेंटिस कहते हैं। इसका यूज स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, जहाँ टीचर्स या गार्जियंस को स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए पेरेंट्स की तरह एक्ट करना पड़ता है। जैसे विनीताज आंट सर्व्ड एज अ इन लोको पेरेंटिस इन बेंगलोर। इसका मतलब विनीता की आंटी ने बैंगलोर में उसका ध्यान एक माँ बाप की तरह रखा जब उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे। तो इन लोको पेरेंटिस इज बेसिकली इन प्लेस ऑफ द पेरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, यानी किसी चीज का सबूत इस चीज के होने में ही छुपा होता है। ये फ्रेज का यूज तब होता है जब एक फैक्ट के होने से ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्ट भी साबित हो जाए। जैसे women ipso facto were denied the right to vote a century ago। इसका मतलब है कि सिर्फ महिला होने की वजह से उन्हें वोट का अधिकार डिनाई कर दिया गया था। लीगल आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग में यह टर्म काफी कॉमनली यूज किया जाता है। इप्सो फैक्टो बेसिकली बाय द फैक्ट इटसेल्फ। मिया कल्पा। मिया कल्पा एक लैटिन फ्रेज है जो यूज होता है जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब होता है आई एम टू ब्लेम या इट इज माई फॉल्ट। ये फ्रेज अपॉलॉजी देने के लिए यूज होता है, अ, खासकर जब आप पब्लिक में अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करते हैं
जैसे द प्रेसिडेंट इज येट टू एक्सेप्ट मिया कल्पा फॉर द इराक वॉर। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसने अभी तक इराक वॉर के लिए अपनी गलती नहीं मानी है। इसका यूज पब्लिक अपॉलजीज, कन्फेशंस और एडमिशन ऑफ गिल्ट के लिए होता है। मिया कल्पा मीन्स आई एम टू ब्लेम या इट इज माई फॉल्ट। मोर जस्ट, मोर जस्ट एक फ्रेंच फ्रेज है जो कह जिसका मतलब होता है द एग्जैक्ट या फिर द अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी किसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट शब्द। जैसे द प्रोफेसर स्ट्रगल फॉर अ मोर जस्ट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। इसका मतलब है कि प्रोफेसर को एक परफेक्ट शब्द ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। इस फ्रेज को इस फ्रेज का यूज क्रिएटिव राइटिंग, स्पीचेस और लिटरेचर में होता है जब किसी को अपने थॉट्स को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करना होता है। तो बेसिकली इट मीन्स द अप्रोप्रिएट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नॉम डे गियर। नॉम डे गियर एक फ्रेंच फ्रेज है जो किसी इंसान के स्यूडोनिम या फिर पेन नेम को रेफर करता है। ठीक है, जो उन्होंने अपने असली नाम को छुपाने के लिए यूज किया है। इसका मतलब होता है वॉर नेम, लेकिन ये अक्सर राइटर्स, आर्टिस्ट और स्पाइज के लिए यूज होता है जो अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। जैसे द एक्ट्रेस यूज्ड हर नॉम डे गियर व्हेन ट्रैवलिंग अब्रॉड। मतलब एक्ट्रेस अपने असली नाम के बजाय दूसरे नाम का यूज करती थी जब वो अब्रॉड जाती थी, ताकि वो एनोनिमिटी मेंटेन कर सके। तो सूडोनिम, पेन नेम, वॉर नेम, इन सब की जगह पर क्या टर्म यूज किया जाता है? नॉम डे गियर। नेक्स्ट वर्ड इज नोटा बेने। नोटा बेने एक इटालियन फ्रेज है जिसका मतलब होता है नोट वेल या फिर टेक नोटिस ऑफ। जैसे द फ्लायर इंक्लूडेड अ नोटा बेने अबाउट द वेन्यू चेंज। मतलब फ्लायर पे एक स्पेशल नोट दिया गया था वेन्यू चेंज के बारे में। इसका यूज एकेडमिक राइटिंग्स, इंस्ट्रक्शंस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है जहां किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एम्फेसाइज करना होता है। ओके, तो नोटा बेने एक लेटिन फ्रेज है जो आप यूज करते हो जब आप किसी को कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइट करवाना चाहते हो। ठीक है, पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अनवेलकम पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियली अनडिजायरेबल हो या बैंड हो, या ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में यूज होता है जब किसी फॉरेन डिप्लोमेट को किसी कंट्री से निकाल दिया जाता है या उसका एंट्री प्रोहिबिट कर दिया जाता है। जैसे द डिप्लोमेट वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा आफ्टर द इंसिडेंट। मतलब डिप्लोमेट को उस इंसिडेंट के बाद ऑफिशियली बैन कर दिया गया। ठीक है, ही वॉज अनवेलकम्ड। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट या फिर बेस्ड ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन। जो पहली बार नजर में सही लग रहा हो लेकिन जिसे आगे जाकर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसे प्राइमा फेसी कहते हैं। इसका यूज लीगल टर्म्स में होता है जब किसी केस को पहले एविडेंस के बेस पर स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन फाइनल जजमेंट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस या डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है। जैसे द एविडेंस प्राइमा फेसी शोड गिल्ट। इसका मतलब है पहली नजर में एविडेंस ऐसा था कि उससे इंसान के गिल्टी होने का सबूत मिल रहा था। ओके, तो प्राइमा फेसी इज बेसिकली एट द फर्स्ट साइट या द फर्स्ट इम्प्रेशन। प्रोबोनो। प्रोबोनो एक लैटिन फ्रेज है जिसका लिटरल मीनिंग है फॉर द पब्लिक गुड या फिर डन फॉर फ्री। ये टर्म लीगल और मेडिकल फील्ड्स में बहुत यूज होता है जब प्रोफेशनल्स अपने सर्विसेज बिना किसी फीस के ऑफर करते हैं, यूजुअली किसी सोशल कॉज या फिर फाइनेंशियली वीकर इंडिविजुअल के मदद करने के लिए। जैसे द लॉयर्स प्रो बोनो वर्क हेल्प्ड मेनी। इसका मतलब है द लॉयर्स प्रो बोनो वर्क हेल्प्ड मेनी। इसका मतलब है कि लॉयर ने अपने लीगल सर्विसेज फ्री में ऑफर की ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये टर्म काफी प्रोमिनेंट है
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और कम्युनिटी सर्विस में। क्विड प्रोक्यो। क्विड प्रोक्यो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी एक एक्सचेंज सिस्टम जहां आप किसी चीज के बदले कुछ लेते हैं। ये टर्म अक्सर बिजनेस डील्स, नेगोशिएशंस और पॉलिटिकल सिनेरियोज में देखा जाता है। जैसे शी एक्सपेक्टेड अ क्विड प्रोक्यो फॉर हर सपोर्ट। इसका मतलब है उसने अपने सपोर्ट के बदले कुछ रिटर्न में मांगा। कभी कभी इसका यूज नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी होता है, जैसे ब्राइबरी या अनफेयर एक्सचेंज को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज सेवुआ फेयर। सेवुआ फेयर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है सोशल स्किल या द एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस ग्रेसफुली एंड टैक्टफुली। ये टर्म तब यूज होती है जब कोई व्यक्ति डिफिकल्ट सिचुएशंस को बड़े कॉन्फिडेंस और डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करता है। जैसे ही हैंडल द सिचुएशन विद सेवुआ फेयर। इसका मतलब है कि उसने सिचुएशन को बहुत स्मार्टली और स्किलफुली टैकल किया। ये क्वालिटी अक्सर लीडर्स, डिप्लोमैट्स या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स में देखी जाती है। तो इट इज अ सोशल स्किल, इट इज अ क्वालिटी, ठीक है, जिससे इट इज एन एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस ग्रेसफुली। नेक्स्ट वर्ड इज शार्डनफ्रॉयडे। शार्डनफ्रॉयडे एक जर्मन वर्ड है जो तब यूज होता है जब आप किसी और की तकलीफ या बैड लक से खुशी महसूस करते हैं। ओके, प्लेजर इन अदर्स मिसफॉर्च्यून। इसका लिटरल मीनिंग है हार्म जॉय, यानी दूसरों की मुसीबत देखकर आनंद लेना। जैसे he felt schadenfreude at his rival's failure। इसका मतलब है कि उसने अपने राइवल की हार देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस की। ये टर्म साइकोलॉजिकल डिस्कशंस और लिटरेरी वर्क्स में यूज किया जाता है, जहां ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को बेसिकली एक्सप्लोर किया जाता है। तो शार्डन फ्रॉइडे का मतलब होता है किसी और के दुख को देखकर खुद खुश होना। नेक्स्ट वर्ड इज सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एन एसेंशियल कंडीशन या फिर एसेंशियल एलिमेंट या विदाउट विच नॉट। ठीक है, ये फ्रेज उन चीजों के लिए यूज होती है जो किसी चीज के होने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे ट्रस्ट इज द सिने क्वा नॉन ऑफ एनी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट एक एसेंशियल फैक्टर है, बिना जिसके वो रिलेशनशिप टिक नहीं सकती। ठीक है, तो इस फ्रेज को यूज किया जाता है लीगल, फिलोसफिकल और बिजनेस कंटेक्स्ट में, जब किसी नेसेसरी कंडीशन पर एम्फसाइज करना होता है। तो सिने क्वा नॉन का मतलब है एक एसेंशियल फैक्टर, एसेंशियल एलिमेंट या फिर नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड इज sui generis। sui generis एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड या फिर यूनिक। ये फ्रेज तब यूज होती है जब किसी चीज को बिल्कुल अलग, ओरिजिनल और अनपैरेलल डिस्क्राइब करना हो। जैसे हर आर्ट इज sui generis, मतलब उसका आर्ट बहुत यूनिक है, दूसरों से बिल्कुल अलग है। ये टर्म आर्ट, लिटरेचर और लीगल कंटेक्स्ट में कॉमनली यूज होती है जहां किसी चीज को डिस्टिंक्ट और एक्सेप्शनल डिक्लेयर करना हो। ठीक है, sui generis। टेरा इनकॉग्निटा। नेक्स्ट टर्म इज टेरा इनकॉग्निटा, जो कि एक लेटिन फ्रेज है जिसका लिटरल मतलब है अननोन लैंड या अननोन टेरिटरी, यानी ऐसा एरिया जिसे अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये टर्म ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन के टाइम पर काफी यूज होती है, जब एक्सप्लोरर्स नए एरियाज को डिस्कवर करते हैं। जैसे दे वेंचर्ड इनटू टेरा इनकॉग्निटा। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसे एरिया में ट्रेवल किया जहां पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसका यूज मेटाफोरिकली यूज किया जाता है, जैसे किसी न्यू फील्ड या सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो पुराने जमाने में न्यू टेरिटरीज एक्सप्लोर की जाती थी और आज हम न्यू फील्ड और न्यू सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो किसी अननोन टेरिटरी में एंटर करने का मतलब होता है टेरा इनकॉग्निटा। नेक्स्ट टर्म इज वेनी विडी विकी।
ये एक बहुत ही फेमस लैटिन फ्रेज है जो जूलियस सीजर ने कहा था। इसका मतलब है आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। ये फ्रेज तब यूज होती है जब कोई किसी टास्क या चैलेंज को बहुत आसानी से जीत ले या कंप्लीट कर ले। जैसे ही क्लेम्ड विक्ट्री विद अ सिंपल वेनी विडी विकी। इसका मतलब है उसने अपनी जीत को कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया जैसे वो टास्क उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये फ्रेज पावर, कॉन्फिडेंस और अकम्पलिशमेंट को दिखाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बिटन। वर्बिटन एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है फॉरबिडन या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये तब यूज होता है जब किसी चीज को बिल्कुल मना किया गया हो, जैसे लॉज या रूल्स के थ्रू। जैसे स्मोकिंग इज वर्बिटन हियर। इसका मतलब है यहाँ स्मोकिंग बिल्कुल मना है और अगर आपने की तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये टर्म अक्सर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कल्चरल नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट रूल्स को इंडिकेट करने के लिए यूज होती है। नाउ द लास्ट टर्म फॉर टुडे इज वॉक्स पॉपुले। वॉक्स पॉपुले आज का लास्ट वर्ड है जो कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है वॉइस ऑफ द पीपल। ये फ्रेज तब यूज होती है जब पब्लिक ओपिनियन को हाईलाइट करना हो, खासकर किसी सोशल या पॉलिटिकल इशू के अगेंस्ट। जैसे द न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टेड द वॉक्स पॉपुले। इसका मतलब है न्यूज़पेपर ने आम जनता के ओपिनियंस और कंसर्न्स को हाईलाइट किया। ये टर्म मीडिया, पॉलिटिकल कैंपेन्स और पब्लिक ओपिनियन पोल्स में कॉमनली देखी जाती है। वॉक्स पॉपुले। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज हमने 40 माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे में पढ़ा जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं, जिनको आज हम इंग्लिश में यूज करते हैं एज इट इज, बिना ट्रांसलेशन के या थोड़े से चेंज के बाद, थोड़े प्रोनाउंसिएशन चेंज के बाद या ग्रामेटिकल चेंज के बाद। ठीक है, इन वर्ड्स का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो हमने देखा और कैसे उनको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में वो भी हमने देखा। आई होप आपको ये 40 वर्ड्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।